बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और आइंदा इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इन मामलात पर इस वक्त मुल्क की सियासत में बड़ी बहस हो रही है। तमाम सियासी जमातों में खदशात हैं कि निगरान सेटअप की मुद्दत में इजाफा हुआ और आइंदा इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो जमहूरियत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे या नहीं, कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक कानूनी जो पहलू हैं अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो यकीनन नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। इसलिए पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक कानूनी तौर पे और इलेक्शन को दूर देखने की बजाय वक्त मुकर्ररा पर इलेक्शन करवाना पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक करवाए जाएं तो मुमकिन होगा। और जब मरियम नवाज से आज वज़ीर-ए-आज़म के बयान के हवाले से एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने उस पर बात करने से गुरेज किया। देखिए मरियम नवाज से सहाफ़ी का सवाल और फिर उस पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी नहीं उस वक्त तक इलेक्शन होना नामुमकिन है। देखिए, मैं इस वक्त अस्पताल की सीढ़ियों पर खड़ी हूँ। मैं अस्पताल में कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। सियासी फोरम्स और बहुत हैं, आएंगे भी, मैं आपसे बात करूंगी भी, हर सवाल का जवाब भी दूंगी इंशाल्लाह। क्या वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त किसी की ख्वाहिश पर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं? आज वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें ताने दिए गए कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए जरा वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा। सियासत के दश्त में 38 साल गुजर गए। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे। जो लोग मुझे जो याद दोस्ताना देते रहे कि ये तो जनाब भाई तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? नाज़रीन, इन तमाम बयानात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानिए में तजाद है या नहीं, और क्या आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक हुए तो ताख़ीर भी हो सकती है, और अगर ताख़ीर हुई तो फिर मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे, हुकूमती जमातें इस हवाले से क्या गेम प्लान बना रही हैं, और इसके साथ साथ तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी या फैसला उनके खिलाफ आने वाला है। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। मैं आगाज़ आपसे करती हूँ नसीर बागा साहब, क्या लगता है आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर हुए तो फिर ताख़ीर भी हो सकती है, और अगर ताख़ीर हुई तो फिर उस सूरत हाल में मुल्क की सियासत पर क्या असरात देख रहे हैं? अच्छा, एक बात बड़ी वाज़ेह सामने आ रही है कि नई मरदमशुमारी और पुरानी मरदमशुमारी दो ग्रुप्स बन गए हैं। इवन नून लीग के अंदर, PDM के अंदर, जैसे कराची में MQM के साथ भी यही मसला पेश आ रहा है और वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि पुरानी मरदमशुमारी या नई मरदमशुमारी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन की में ताख़ीर हो, जो कि एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है और सब लोग ये समझ रहे हैं कि जो बंदा ये कह रहा है या जो पार्टी या जो हुक्मरानी तबका ये कह रहा है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे, इससे वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन और ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, बहुत सारे ऐसे मसाइल इलेक्शन कमीशन को पेश आएंगे जिनकी वजह से उन्हें इलेक्शन पोस्टपोन करने में एक बहुत अच्छा बहाना, मौका और वजूहात मिल जाएंगी। अब हैरान कुन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी समझ रही है, उनके दरमियान ये इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब, जिनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो नून लीग में हमेशा नवाज शरीफ के स्पोक्समैन की तरह बात करते रहे हैं, वो उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से ही मुंसलिक की जाती हैं। और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जैसे अभी आपने शॉर्ट में सुनाया बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि CCI की मीटिंग भी होगी, सारी चीज़ें अप्रूव होंगी और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगी। यानी ये उन्होंने अपने तौर पर
फैसला कर लिया। और क्यों फैसला किया है? मेरा ख्याल है मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर उन्होंने ये फ़ैसला किया है। इसमें कौन कौन सी कुव्वतें शामिल हैं इस फ़ैसला करवाने में और शहबाज शरीफ साहब को इस बात पे आमादा करने में, ये आज मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही वाजे कर दिया है जब वो अपने आप को कहते हैं कि मेरे ऊपर ये मोहर लगी हुई है और लोग मुझे इस तरह का समझते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनका जो बयानिया है वो ये बता रहा है कि उनके पीछे या उनके ख्यालात पर असर अंदाज होने वाले कौन लोग हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हों ताकि इंतखाबात में ताख़ीर ना हो। और मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धड़ा जो है वो भी ये चाह रहा है कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन ना हो और पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हों। अब पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल जो इस वक्त सिचुएशन है कि 11 या 12 अगस्त को मौजूदा हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट कितने अरसे के लिए होगी? अगर तो मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी के मुताबिक होता है तो फिर बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट को ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और इसमें एक बड़ी और अहम बात है, जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म नॉमिनेट होगा उसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट ज़्यादा अरसे के लिए रहेगी या ऐन वक्त पर इंतखाबात करके अपना काम मुकम्मल कर लेगी। ये अभी हालात आने वाले हैं जिससे ये पता चल जाएगा। अब आज जो अभी आपने शॉर्ट सुनाया है जावेद लतीफ़ साहब का, वो कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल है उनके लिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए। उनका बयानिया ही मुख्तलिफ है। हालांकि एक ही पार्टी हैं, एक ही लोग हैं, अभी वो एक ही फ्लोर पर बैठे हुए हैं और कुछ अरसे तक उनका बयानिया भी एक था। अब ये अचानक क्या हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, इसका मतलब है वो भी अंदर से ये चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो जाए। और फिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर ना हो या वो ताख़ीर का शिकार हो, ये भी आखिरकार मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बताना पड़ेगा कि जी ये वजूहात हैं। अब इससे तो किसी को कोई इनकार ही नहीं है कि सही दो पार्टियां बन गई हैं। नून लीग के अंदर एक क्लियर दरार नजर आ रही है इलेक्शन बर वक्त करवाने में। पुरानी मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी में जो मेरे सामने है वो यही हालात आ रहे हैं। ठीक है, तजाद पर रज़ी साहब से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। रज़ी साहब, वाकई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के बयानिए में तजाद जो है वाज़ेह तौर पर दिख रहा है, और इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक हुए अगर तो फिर ताख़ीर भी हो सकती है। देखिए, हमारे यहाँ एक नुक्ता नज़र पाया जाता है और वो रोज़ाना PMLN तोड़ के सोते हैं। उसमें लगता है उन्हें कि बगावत कर दी है शहबाज शरीफ ने और नून में से शीन निकलने लगी है और शीन में से मीम निकलने लगी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, ये तरीक़ाकार है शरीफ फैमिली का। वो कोई भी महाज जब वो सियासत कर रहे होते हैं तो वो फ़ौज की हमायत वाला महाज भी अपने पास रखते हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब वाला महाज भी अपने पास रखते हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों महाज उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक छोड़ी थी और उसके अंदर ये था कि इसहाक डार साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि जी मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं पूरी करूंगा। और उसके बाद एक दो मिनिस्टरों ने भी इस तरह के बयान दिए और चंगा 1.5-2 हफ्ते ये इशू डिस्कस हुआ और डोमिनेट कर गया मीडिया के ऊपर। खाक साहब ने उस वक्त भी अर्ज किया था खाक साहब ने उस वक्त भी अर्ज किया था कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। टेक्निकली ऐसा हो ही नहीं सकता। जो केयर टेकर का स्पिरिट है, जो केयर टेकर का जो है वो कानून है, उसके ये स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिटिंग सेनेटर और सिटिंग मिनिस्टर को आप केयर टेकर में ले जाएं। और आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने कहा हमने तो ये कहा ही नहीं था, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो बड़े आराम से निकल गए। अब देखिए, अपना जो मरदमशुमारी है वो ऑफिशियल कब होती है? वो ऑफिशियल तब होती है जब उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो अप्रूवल देती है। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चारों सूबों के मुंतखब वज़राए आला शामिल होते हैं। मुंतखब का लफ्ज़ ख़ास तौर पे लिखा गया हुआ है उस कानून के अंदर।
इस वक्त 2 सूबों में हमारी मुंतखब हुकूमत नहीं है, केयर टेकर हुकूमत है। तो लिहाजा CCI का इजलास जो है अगर आप इनके साथ कन्वीन करेंगे तो आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। आप CCI का इजलास नहीं बुला सकते। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बात कही तो साथ में वो जो तारड़ साहब हैं, उन्होंने जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साथ में लुकमा दे दिया कि हाँ नई मरदमशुमारी के बाद फिर नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अच्छा, उसके लिए बाकायदा जो प्रोसीजरल टाइम है वो 6 माह का है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो हम महीने 1.5 महीने में निपटा लेंगे। यानी कि वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे कि ये हो जाएगा। मुझे यही लगता है कि जिस तरह इसहाक डार वाला ड्रामा किया गया और लोगों को एक तरफ लगाया गया और बहस मुबाहस से प्रोग्रामों के लिए स्टफ मुहैया किया गया है, अब भी यही होगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास आप कैसे बुला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पहले ही पीरियड के हवाले से आपने ये कह के 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए, पंजाब और KP के अंदर, कि ये ओवरऑल जो स्पिरिट है, जो स्कीम ऑफ इलेक्शन है, उसकी वायलेशन में हो जाएगा कि एक सूबे में केयर टेकर गवर्नमेंट, 2 सूबों में केयर टेकर गवर्नमेंट हो और 2 सूबों में इस्टेब्लिश गवर्नमेंट हो और इंतखाबात हो रहे हों, पहले 2 सूबों में हो और वफाक में हो और फिर जनाब जो है वो 2 और सूबों में हो। तो ये जो टोटल स्कीम और स्पिरिट ऑफ द इलेक्शन है जो कानून के अंदर लिखी है, उसके खिलाफ। अब ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इंतखाब बुलाना, इजलास बुलाने की बात करना और इलेक्शन को फर्दर डिले लेके जाना, ये ना सिर्फ के आइन की स्पिरिट के खिलाफ है, ये आपके वफाक के जो बुनियाद है उसको हिला के रख देगी। सही। इसलिए ये इलेक्शन जो है तो सर वजीर आजम साहब को ये पता नहीं होगा, वो तो हो कह सकता है वजीर आजम साहब खेल रहे हो आखिरी दिनों में आपके और मेरे साथ। अच्छा, क्योंकि आपने और मैंने यहाँ पे बैठ के रोजाना कुछ ना कुछ डिस्कस करना है, तो वो हमें डिस्कशन के लिए मवाद फराहम कर रहे हैं। और साहब जब उन्होंने सूबाई इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्होंने मुकर्ररा वक्त पर 90 दिन में नहीं कराए, तो अगर वो यहाँ भी नहीं कराएंगे तो इस मुल्क में तो हर वो चीज मुमकिन है जो एक खास तबका चाहता है। ना तो कोई आपका मरकज हिलना है, कुछ भी नहीं होना, आप देख लीजिएगा जो चाहेंगे वो हो जाएगा। भाई इस मुल्क के अंदर धांधली करके मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हराया गया और उस धांधली के ऊपर मिट्टी डालने के लिए 65 की जंग छेड़ दी गई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 71 के अंदर मुल्क जो है वो टूट गया ना। तो ये इस तरह के मामलात जो होते हैं, ये 1 आध दिहाई के अंदर उसके बड़े खौफनाक नताइज निकल आया करते हैं। कोई गरज नहीं, मैं ये अर्ज करूंगा, मैं अर्ज करूंगा कि जिसने ऐसा किया वो इस मुल्क की सलामती के साथ खेलेगा। ठीक है। सलमान आबिद साहब, क्या गेम प्लान तैयार किया जा रहा है हुकूमती जमातों की जानिब से? मुझे तो ऐसा लगा जैसे आज रिजवान रज़ी साहब की गुफ्तगू सुन के कि मुल्क आइन के तहत चलता है, ये मुल्क कानून के तहत चलता है, ये मुल्क सियासी और जमहूरी असूलों के तहत चलता है। यहाँ तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और अभी इन्होंने कहा कि ये कौमी सलामती के साथ होगा। पहले कितनी दफ़ा हम कौमी सलामती को ख़तरे में डाल चुके हैं, कई दफ़ा मार्शल लॉ लगा चुके हैं, कई दफ़ा जो है हम इंतखाबात में धांधली कर चुके हैं, कई दफ़ा हमने आइन को रद्दी की टोकरी में जाके फेंक दिया, कानून को हमने रद्दी की टोकरी में जाके फेंक दिया। ठीक है ना। इस मुल्क के अंदर जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वो तो हमें सूट नहीं करता, इस मुल्क में जो कानून कहता है वो हमें सूट तो नहीं करता। तो ये जो तशरीह अभी रिजवान रज़ी साहब ने की, ये तो किताबी गुफ्तगू है ना। काश ये मुल्क आइन के ऊपर चल रहा होता, काश ये मुल्क कानून पे चल रहा होता, काश ये मुल्क सियासी और जमहूरी असूलों के तहत चल रहा होता। अब इतने मासूम ना बने और ये ना कहें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे साथ खेल रहे हैं। हमें नहीं पता शहबाज शरीफ साहब कहाँ से ऑपरेट होते हैं। वो तो आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि मुझे तो कुछ भी असर नहीं पड़ता, और बाकी नहीं पड़ेगा। उनका सियासत से क्या ताल्लुक है, उनका जमहूरियत से क्या ताल्लुक है, उनका आइन से क्या ताल्लुक है, उनका कानून के साथ क्या ताल्लुक है। वो तो एक इदारे की जिसे कहते हैं हमेशा से खिदमत करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। उसमें उनका कौन सी नई बात है, ये कौन सी हमें समझ आ रही है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब। लेकिन हमें तो दुख इस बात का है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ बाकी जमातें भी इस खेल का हिस्सा बनी हुई हैं। अभी ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी बागा साहब, देखिएगा कि अगर इलेक्शन के पोस्टपोन करना पड़ गया तो पीपल्स पार्टी भी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, वो भी वही सहूलतकारी करेगी जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। बल्कि कई मामलात में शहबाज शरीफ साहब से 2 कदम आगे चल के बिलावल भुट्टो साहब बयानबाजी करते हैं और जरदारी साहब बयानबाजी करते हैं। काश वो स्टैंड ले लें, लेकिन कल तो नहीं लिया। कल तो सेनेट में रजा रब्बानी बेचारा अकेला ही लड़ता रहा।
बाकी तो पीपल्स पार्टी साथ है ना इस वक्त जो कुछ हो रहा है कानून साजी के अंदर। इसलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को हमने एक बनाना रिपब्लिक बनाने का फैसला किया हुआ है। हमने यहां पे आइन को मुकद्दस नहीं समझना, कानून को मुकद्दस नहीं समझना, सियासत क्या कहती है, जमहूरियत क्या कहती है, इसको छोड़े। हमने तो ये देखना है कि हमारे जाती मफादात क्या हैं। इंतखाबात अगर हमें सूट करते हैं तो किन शराइत के ऊपर सूट करते हैं, इंतखाबात अगर हमें सूट नहीं करते तो फिर हमें क्या तरीकाकार निकालना है। मैं पहले भी इन प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि अगर उन्होंने इंतखाबात नहीं कराने तो 200 तरीके उनके पास हैं, और अगर कराने हैं तो उसके भी 200 तरीके उनके पास हैं। फैसला तो किसी और के पास है ना। ये बेचारा शहबाज शरीफ फैसला करेगा कि इंतखाबात होने या नहीं होने, राजा रियाज फैसला करेगा कि इंतखाबात होने या नहीं होने। वो तो बेचारा खुद मुस्लिम लीग नून की टिकट पे शायद इलेक्शन लड़ेगा, और ये दुनिया का पहला मुल्क होगा जहां अपोजिशन लीडर हुक्मरान इत्तेहाद की टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चला जाए, चाहे वो PMLN में चला जाए। जो तमाशा हमने सियासत का बना दिया है, जो तमाशा हमने जमहूरियत का बना दिया है, जो तमाशा हम आइन के साथ कर रहे हैं, जो तमाशा हम कानून के साथ कर रहे हैं, सियासत के साथ कर रहे हैं, अखलाकियात के साथ कर रहे हैं, उसके बाद जमहूरियत बचती कहां पर है? कौन सी जमहूरियत को बचाना चाहते हैं? एक खास तबके की जमहूरियत, एक ताकतवर तबके की जमहूरियत, एक सरमायादार की जमहूरियत, एक नेक्सस पर मबनी माफिया की जमहूरियत को हम बचाना चाहते हैं? ये क्या निजाम है मुझे बताइए। यहां क्या आम आदमी को मिल रहा है इस सारी बहस से, जो बहसें हम यहां पे करते हैं? क्या मिल रहा है इस पार्लियामेंट की तेज रफ्तार धुआंधार किस्म की कानून साजी से? नजला क्या गिर रहा है इस सारे खेल में? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा। जिस घर के अंदर जुलाई का बिजली का बिल गया है ना, वो उनसे जाके उनका हाल पूछ लें, और पूछें कि इस पाकिस्तान में जमहूरियत क्या है, पूछें इस मुल्क में आइन और कानून क्या है, पूछें इन हुक्मरान चाहे वो हुकूमत में है ऑपोजिशन में, सबके हालात पूछ लें। किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? किसी का कोई दर्द जागा है? कोई आपने बिलावल भुट्टो का ट्वीट देखा है जिसमें उसने कहा हो कि ये पेट्रोल की कीमतें जो है मैं इसके खिलाफ एहतजाज करता हूं? हुकूमत में बैठे हुए ना। कहीं फजलुर रहमान का बयान सुना है आपने? कहीं किसी और का सुना है? अव्वल तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो एक रस्मी किस्म का बयान। बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, और सबका मसला क्या है? मेरा बेटा तो आज कौमी असेंबली में भी हुई, बड़ा जी मैं बता रहा हूं, सबका बुनियादी मसला तो सुन ले। सबका बुनियादी मसला यह है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर बन जाए। जरदारी साहब कहते हैं मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं, बेटा मेरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। फजलुर रहमान कहते हैं मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं और मेरा बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर KP के बन जाए। जहां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरा बेटा हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन जाए। जहां यह बंदरबांट हो रही हो, वहां अवाम कहां पर है, वहां जमहूरियत कहां पर है, वहां आइन कहां पर है, वहां कानून कहां के ऊपर है? अगर आपने यही बंदरबांट बैठ के करनी है और आपस में इंतखाबात के नाम पर एक ड्रामा करना है, इंतखाबात बराए नाम करने हैं या कराने नहीं है, और अगर कराने हैं तो लंगड़े लूले मफलूज किस्म के इंतखाबात करा के अपनी मर्जी का नतीजा निकालना है, तो इससे अगर पाकिस्तान की सियासत का और जमहूरियत का भला हो सकता है तो आप करते रहे। ये तमाशा तो हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं किसी ना किसी शक्ल में, और उसमें सियासतदान भी शामिल है और उसमें ताकत के मराकज भी शामिल है। ठीक है, आप क्या कहेंगे खालिद फारूक साहब? एक फिक्रा मेरे से ले लीजिएगा। मैं बसद एहतराम सलमान साहब से अर्ज करूंगा कि कोई आइन की वायलेशन करे, हमें फिर भी आइन के इतलाक के ऊपर बात करते लेकिन आपने की नहीं ना उस वक्त, जिस वक्त 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए, उस वक्त नहीं हुए, उस वक्त आप इफ एंड बट लगाते रहे। आपने कहा कि जनाब देखिए ना ये इलेक्शन स्कीम है, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना। इंप्लीमेंटेबल था ही नहीं वो फैसला ना, फिर इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लीमेंटेबल फैसला आप सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट है जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है। आपने तो नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के जज ट्रक नहीं लिया करते, ना लेके जाए। आज लेटर पढ़ ले उसका। पहले कौन लेके गया? ऐसे ना लिया करे, ऐसे ना लिया करे। अब आप सुन ले, सुप्रीम किसका फैसला है? पहले आपसे मैं पूछूं ना, सुप्रीम किसका फैसला है? फारूकी साहब उस वक्त तो बड़े आप इफ एंड बट लगा के इलेक्शन नहीं होगा, हमें आइन की मैंने पता नजर आ रहा होता है ना, चले खालिद फारूकी साहब को भी शामिल बात करते रहना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। मायूसी मत फैलाओ, अपनी मर्जी का आइन, अपनी मर्जी का आइन, अपनी मर्जी का कानून वही है जो आइन के अंदर लिखा हुआ, आइन के अंदर लिखा हुआ। आपने सुप्रीम कोर्ट थोड़ी मानी है। जी बिल्कुल, मैं आइन की तशरीह करूंगा, मैं किसी को आइन रीराइट नहीं करने दूंगा सुप्रीम कोर्ट के नाम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे। मैं सुप्रीम कोर्ट को ये राइट नहीं देता कि वो आइन को रीराइट करे। किसने राइट दे दिया कि आप आइन? जी मैं इस मुल्क का स्टेक होल्डर हूं, तो मैं उसे ये राइट नहीं दे सकता कि कोई अपने स्टेक होल्डर वायलेशन करेगा ना, कोई अपने दायरे
से बाहर निकल के काम करें। आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा ना, मैं किसी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे ये हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं ये राइट नहीं दे सकता, उनका ये काम ही नहीं है। किन का काम नहीं है? जिन जो आइन को रीराइट कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे आइन बताएं को ना। रीराइट करना चलें, ठीक है। पार्लियामेंट का काम। पार्लियामेंट का काम है। जी, पार्लियामेंट ने जी, क्यों नहीं किया काम? उस वक्त इस तरह का डाल तो मैं भागे उसमें आपको मसला पड़ गया। आप कहते हैं आप भागे, मैं भागा। कानून साजी आप करी जा भागे, रहे हैं। चलें, आपको आईनी मसला बहरान पड़ गया कॉल कि तेजी करते से हैं। भागे, खालिद हो रही फारूकी है। साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपनी बहस जो इनकी मेरे ब्रदरान की हो रही है, ये सारे जाहिर है आइन और कानून चाहते हैं, और मैं भी इन्हीं की तरह अदना सा एक तालिब इल्म सहाफत का या सियासत का, और जो हम देखते हैं हालात, उसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल का इस वक्त सिर्फ एक संजीदा हल जो है वो फौरी और शफाफ इंतखाबात, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। इन इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए या किसी मखसूस सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए सारी स्ट्रगल हो रही है। इस स्ट्रगल के पीछे और कुछ भी नहीं है। ये जितना कंफ्यूजन इस वक्त क्रिएट किया गया है या हो रहा है या हो चुका है, ये सारा इसलिए है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, उसको दूर रखा जाए। इसके लिए जिस तरह की कानून साजी हो रही है, जिस तरह हम आइन और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारे सामने है। देखिए, कोई भी शख्स खा वो किसी भी पार्टी के लिए हमदर्दी रखता हो, उसको सबसे पहले मुल्क के लिए हमदर्दी रखनी चाहिए, आइन और कानून से हमदर्दी रखनी चाहिए। अगर आप किसी एक जमात को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए पूरे मुल्क के सिस्टम को दांव पर लगा देंगे, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी मुल्क के साथ। आज आप क्या चाहते हैं इस मुल्क में? पहले तो ये था कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाए, और असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा के फिर ये तय हुआ कि 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, फिर उसके बाद अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। फिर IMF का इस पे एक बहाना बना के IMF के साथ जो मुआहदे हुए हैं इसको तकमील तक पहुंचाना है, लेकिन इक्तदार छोड़ने को जी नहीं चाहता, और इक्तदार में जो लोग मौजूद हैं वो अपने जाती मुफादात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब मसला ये है कि आप किस तरह से ये करेंगे मुमकिन कि आप इन इंतखाबात को मुलतवी कर दें, इनको इंतखाबात को आगे ले जाएं। तो यही एक तरीकाकार है ना, कि जिस तरह आपने एक निगरान सेटअप को पंजाब में बरकरार रखा, इस तरह आप निगरान सेटअप जो नया बनेगा उस निगरान सेटअप को तौसीह देने की कोशिश करेंगे। इस तौसीह में जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम बरसरे इक़्तिदार है, ये जमातें और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। अगर आप इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, निगरान सेटअप को, और एक निगरान सेटअप लेके आएंगे और इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो पाकिस्तान की वाक़अतन कौमी सलामती के लिए खतरात पैदा होते हैं। ये रज़ी साहब ने जैसे बात कही ना कि बाज मामलात ऐसे होते हैं जिसके नतायज बाद में देखने को मिलते हैं, जैसे कि असेंबली बन के उन्होंने मिसाल दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद फारूकी साहब। ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो जावेद लतीफ़ की जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी का जिक्र करेंगे। एक प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने कहा है कि कोई उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं होने दे रहा। वो कौन सा प्रोजेक्ट है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का वज़ीर आज़म को ताना कौन देता है, इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मुझे दोस्त लोगों की तरफ से ताना भी दिया जाता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन मैंने ये जो मेल मुलाकातें की हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की मुफाद की खातिर की हैं। नसीर वागा साहब, कौन लोग हैं जो ताना देते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को? जाहिर है सब लोगों को पता है कि यही देते हैं ताना देने वाले लोगों का सबको पता है। वागा साहब ही देते हैं। असल में आज उन्होंने बरमला इस बात को कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। आज उन्होंने, शायद इससे पहले वो इस तरह तस्लीम नहीं करते थे, आज जिस तरह उन्होंने पूरे मीडिया में और एक तकरीर में उन्होंने कहा कि मेरे बारे में लोग ये बातें करते हैं, तो फिर क्या हुआ? मतलब उनके कहने का ये था कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने पहले तो उस बात को मान लिया है, सबसे पहली बात। आज उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं। अच्छा देखिए, इशू ये है कि अब रज़ी साहब ने जैसे सही कहा कि नून लीग के अंदर 2 पोल हैं, एक एंटी है और एक उनके साथ है। ये दोनों पोल ही उसमें मौजूद है। अब मियां शहबाज शरीफ साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ भाई एस्टेब्लिशमेंट का,
और ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। फिर इसका मतलब ये है कि जो बात भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं तो फिर वो पीछे मुल्क के वसी तर मफाद में कहाँ से आ रही है और कौन करवा रहा है ये भी लोगों को पता चल रहा है। आज की उनकी ये बात जो है ये बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि जो वो बार बार इस बात को इजहार करते रहे। पता नहीं ये बहुत अरसे से लोग उनको कह रहे थे, हम भी यही समझ रहे थे, वैसे तो सारी दुनिया को ही पता है कि वो किन के बंदे हैं और कौन उनको लेके सियासत पे ऐसा चल रहा है। लेकिन उनकी आज इस बात को तस्लीम करने के बाद ये जो एक इशू आया ना कि नई मरदमशुमारी और पुरानी मरदमशुमारी और इलेक्शन कैसे पोस्टपोन होंगे और कौन नया जो केयर टेकर वजीर आज़म होगा जिसमें वजीर आज़म की मुशावरत बहुत अहम होगी और मुल्क के वसी तर मफाद में काम करने वालों की भी मुशावरत बहुत बड़े पैमाने पर शामिल रहेगी। ठीक है रज़ी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ज़ाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की हैं, मैंने जो कुछ भी किया है मुल्क के मुफाद के लिए किया है और मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना ही था, लेकिन फिर भी मुझे इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना दिया जाता है। देखिए, इस मामले के अंदर मेरा ख्याल है कि जमहूरियत पसंद जमहूरियत और आइन एक कदम आगे गया है। वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है या लगाया जाता है मुख्तलिफ मुबाहिस के अंदर कि वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, आज उनको अपना जवाब पेश करना पड़ रहा है, आज उनको बताना पड़ रहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर क्यों नाचता हूँ। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए, अब तो ये बात सामने आ चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब उतनी हद तक की इस्टेब्लिशमेंट के काम आते हैं या उसके पास जाते हैं जहाँ तक मामलात जो हैं उनके ख़ानदान के अंदर चलने वाला जो फ़्लो है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। जब उनको कहा जाता है कि नवाज शरीफ को परे करके आप ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाएं तो वो इनकार कर देते हैं। तो वो एक स्कीम उन्होंने बना रखी है जिसके अंदर वागा साहब ने जैसे फरमाया कि वो एंटी और प्रो के दोनों मतलब कि तमाम वैरायटी जो है इस जनरल स्टोर के ऊपर दस्तयाब रखते हैं ना। जिसने मीठा खाना है उसको मीठा भी दस्तयाब है, जिसने नमकीन खाना है उसको नमको भी दस्तयाब है। तो वो दोनों वैरायटीज, अब देखिए ना, जवेद लतीफ़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आई तई फेर देते हैं, और एक तलाल चौधरी साहब होते हैं। तलाल चौधरी साहब जो है उनका एक अपना लेवल है गुफ्तगू का, अपना एक मयार है गुफ्तगू का, वो वाली गुफ्तगू करते हैं। जबकि उसके मुकाबले में ख्वाजा आसफ साहब एक और ग्रुप है, और ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो इलेक्शन की रात फ़ोन भी कर लेते हैं चीफ साहब को, और चीफ साहब उनका फ़ोन सुन भी लेते हैं, ठीक है, और वो सहूलत भी देते हैं, और फिर सहूलत भी दस्तयाब हो जाती है उनको, और मसला हल भी कर लेते हैं। मेरा मतलब है एक वो भी सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये ऐसी पार्टी है, मतलब आप देखिए ना, बाज़ पार्टियाँ होती हैं कि वो सारी जो है वो जनाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, ठीक है, बाज़ पार्टियाँ ऐसी होती हैं वो सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी होती है। ये लगता है सियासत का डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ये फ्रूट चाट है असल में ना। नहीं, फ्रूट चाट के जिसमें सारे फल शामिल हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, फ्रूट चाट के अंदर ना फल जब आप शामिल करते हैं तो वो अपनी इनफरादियत खो देते हैं और वो एक बड़े मलगूबे का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है, हर चीज का अपना रैक सजा हुआ है, आप उसमें से अपनी वैरायटी की चीज उठा सकते हैं तो, और वो चीज अपनी असल हालत में आपको दस्तयाब है। जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपनी असल हालत में दस्तयाब है। जब इस पार्टी के अंदर इज्जत दो का नारा, जब चाहे मुलाकातें, सब कुछ हो जाता है। मुलाकातों में कोई हर्ज नहीं है, वो उन्होंने कह दिया है। लेकिन इस पार्टी के अंदर परवेज रशीद भी पाए जाते हैं, ठीक है, और इस पार्टी के अंदर जो है वो ख्वाजा आसफ भी पाए जाते हैं। इस पार्टी के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब भी पाए जाते हैं। तो मेरा मतलब है ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ से सारी चीजें हमा वक्त एट ए टाइम दस्तयाब होती हैं। अब ये ग्राहक का फर्ज है कि वो शॉपिंग में कौन सी चीज खरीदता है। अच्छा जी, सलमान बात ये है, रिजवान रज़ी साहब बड़े ही मासूम आदमी है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर का तो नाम ले लिया, बाकी सारे डिपार्टमेंट स्टोर को माफ कर दिया। यानी ये एमक्यूएम क्या चीज़ है सर? ये एमएम में जो बनी थी मुत्तहदा मजलिस अमल, ये फजलुर रहमान का इनकलाब जब जनरल मुशर्रफ के साथ आया था 2002 में, और कैसे उनको हुकूमत मिली थी वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये पीपल्स पार्टी जो आज सहूलतकारी करके डिपार्टमेंटल स्टोर का किरदार अदा कर रही है, उस पर तो आपने कोई गुफ्तगू ही नहीं की। यानी आपके मुताबिक कोई ऑर्गेनिक सियासी जमात नहीं है। बताइए ना, छोड़ दी ना आपने, मेहरबानी की मेरे लिए, मैं उसको मुकम्मल कर दूं ना। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के अंदर ये डिपार्टमेंटल स्टोर खोले हुए हैं, सब ने वो विंडो खोली हुई है
कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से मामलात भी तय करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी भी करेंगे, और जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी हो वहाँ आवाज़ भी उठा लेंगे। ये जो अवामी नेशनल पार्टी को 2008 में इक़्तिदार मिला था, वो भी सबको पता है कैसे मिला था, ठीक है ना। अब बात ये है कि मसला ये है कि हमारी सियासी जमातों की जमहूरियत इसलिए मजबूत नहीं है कि हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत है ही नहीं, दाखिली मामलात उनके इतने कमज़ोर हैं। ये शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप बैड कॉप, नवाज शरीफ साहब गुड कॉप बैड कॉप, बेनज़ीर भट्टो थी, अलबत्ता मैं उनको इतराफ़ करता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात कुछ और थे, जरदारी साहब वाला तरीक़ाकार नहीं था, लेकिन मामला मोहतरमा मरहूमा, अब उनके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, वो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत से मामलात तय भी करती रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हमाम में हमने सियासी जमातों का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं देखा। जहाँ रेजिस्ट करना चाहिए था, जहाँ डेमोक्रेटिक पोजीशन के ऊपर स्टांस लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। आज जैसे आज नहीं ले रहे। आप इमरान खान पे तो बहुत तनकीद करते हैं ना कि उसका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल नहीं है, उसका जमहूरियत के साथ क्या ताल्लुक है, उसका सियासत से क्या ताल्लुक है। आपको कैसे पता? मैंने अभी यही बात करनी। सुने, वो तो एस्टैब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट था, मान लिया ना। अब ये जो मौजूदा स्क्रिप्ट चल रहा है जिसका इतराफ आज वो कर रहे हैं, वो भी तो किसी स्क्रिप्ट के तहत ही हो रहा है ना। अगले इलेक्शन का भी जो अभी फारूकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने एक पार्टी को बाहर निकाल के इलेक्शन कराना है, उसको हर सूरत में नाहिल करना है, उसको गिरफ्तार करना है, ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो मसला ये है कि हमने सीखा क्या है पाकिस्तानी सियासत से? डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा कर लिया है, इतना वसी कर लिया है कि रजा रब्बानी साहब एक बहुत शानदार किस्म का कसीदा और बहुत शानदार मार्केटिंग मैनेजर है, और लेकिन पार्टी जो है वो वही कुछ करेगी जो उसको समझ आती है, जो उसके मामलात है। यही नवाज शरीफ साहब का मामला है। कभी आज तक उन्होंने इस बात पे इतराफ किया नवाज शरीफ साहब ने कि मेरा भाई छुप के रातों को जाके जो है वो कहाँ मिला करता था, क्यों मिला करता था? वो उनके मुल्की मफाद में आ गया, नजरिया जरूरत आ गया, कौमी मफाद आ गया, सिर्फ पाकिस्तान में नजरिया लेकर जाना था। एक फिक्रा मैं और कह दूं, आज परवेज खटक साहब ने फरमाया है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा करें, ये डिपार्टमेंटल स्टोर का वो वाला रैक था जो फिसल के सड़क पे चला गया था। अच्छा, मैंने भी ऐड करनी है, एक मिनट देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का ये जो बड़ा सियासी दवाखाना है ना, इसकी जो आखिरी फक्की है वो एस्टेब्लिशमेंट है। ये मैं आपको बता दूं, इस फक्की के बगैर कुछ भी हाजमा नहीं होगा, कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होगी। हर सियासतदान इस दवाखाने से वो फक्की लेता है तो उसको सुकून आता है। ये मैं बात बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूं। बहुत अच्छे जी, ठीक है जी। खालिद फारूकी साहब, एक तो इस पर आप क्या राय रखते हैं, और दूसरा ये कि जावेद लतीफ साहब की जिस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें एक प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है उसे बंद नहीं किया गया, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, किस जानिब इशारा है और कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दो बातें ही हैं। जावेद लतीफ जो बात कर रहे हैं, उन्होंने तो जाहिर सीधी सी बात है कि चेयरमैन पीटीआई के बारे में बात की कि उनको अब भी कहीं ना कहीं से तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, और इसके मज़ाहिर भी हैं और इसके हमें सामने नजर आते हैं ना ये मामला, कि जिस तरह से उनके केसेस पे अभी तक कभी कोई कार्रवाई उस हद तक आगे हो ही नहीं सकी, बढ़ ही नहीं सकी जो बाकी लोगों के बारे में माजी में होती रही है। कहीं ना कहीं से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, और ये तहफ़्फ़ुज़ कानूनी तौर पर उनको इतना मजबूत है कि अगर कोई अदालत ये चाहती भी है, कोई जज अगर चाहता भी है किसी मामले को आगे बढ़ाना, तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जाहिर है कि उनके लिए अभी तक हमदर्दी के जो जज्बात हैं वो मौजूद हैं, और वहां से भी यकीनी तौर पर उनको सपोर्ट जो है वो मिल रही है। जावेद लतीफ ने ये जो बात की है वो कोई खाली ऐसी फजूल बात नहीं है। इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए, और ये संजीदा इसको समझा जाना चाहिए। हम संजीदगी से लेने का मतलब कुछ और नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि ये संजीदा एक बात है और ये हकीकत भी है। बाकी रही बात जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, इससे आप ये देखिए, जाहिर होता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पेशकदमी कितनी हो चुकी है और जमहूरी कुव्वतें कितनी शिकस्त खा चुकी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ नहीं किया। उनके ये अल्फाज जो हैं, ये किसी जमहूरी सियासतदान का एतराफ शिकस्त भी है। जब वो खुद को एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहता है, उसको सोचना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिस्टम का एक हिस्सा होती है। ये कतई तौर पे जिस तरह वो ये बात करते हैं कि इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की एस्टेब्लिशमेंट, ये क्या बातें करने वाली है? क्या कोई जमहूरी शख्स, आइन और कानून पर यकीन रखने वाला शख्स इस तरह की गुफ्तगू करता है? प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ना सिर्फ जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि एक बड़े इत्तेहाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनको अपने अल्फाज के चुनाव में बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। उनके दिली जज्बात जो भी हों, वो जितनी भी खुशामद किसी की करनी चाहें, जितना भी किसी के मर्जी से चलना चाहें,
वो अपना इक़्तिदार जिस तरह भी बरकरार रखना चाहें, बहाल रखना चाहें और दोबारा इक़्तिदार की ख्वाहिश भी करना चाहें, तो जब ये बातें करेंगे तो इससे पाकिस्तान में जो जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं उन सब के जज्बात को इससे ठेस पहुंचेगी। और ऐसा किसी जमहूरी वज़ीर आज़म को नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है। सियासी आदमी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते, उनके दिली जज्बात जो भी। बाकी जो बात आप कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान में देखिए 3 बड़ी जो कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के पैदावार है। इसमें मुस्लिम लीग नून मौजूदा दौर में पहली पैदावार थी, जमहूरियत की बनाई हुई खिलौना था, और पीटीआई उसके बाद आई और कराची में एमकेएम वगैरह बनी और एमएमए और इस तरह कुछ इलाकाई इत्तेहाद बने। बाकी ये नहीं इसका मतलब कि पाकिस्तान में जमहूरी सियासी कुव्वतें मौजूद नहीं है, वो मौजूद हैं, उनको शिकस्त दे दी गई है, उनको पीछे धकेल दिया गया है। आप क्या जो एएनपी या पीपल्स पार्टी या इवन जेयूआईबी जो है, ये सारी की सारी पाकिस्तान की रियल पॉलिटिकल फोर्सेस है। बाकी जमातें जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कुव्वत हासिल करती है। फारूकी साहब एक मिनट, जब आपने 50 की दिहाई के अंदर 50s के अंदर एबडो करके उनको सियासत से निकाल दिया और सियासत में आने का रास्ता ही यही बचा, तो फिर उसके बाद बताइए कि भुट्टो साहब कैसे आते सियासत में अगर उन्होंने आना था, नवाज शरीफ साहब कैसे आते सियासत के अंदर अगर उन्होंने आना था, और इमरान खान साहब कैसे आते अगर सियासत में उन्होंने आना था। तो भाई जब रास्ता ही यही छोड़ा था आपने, तो फिर वो आप उनको ये कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, लेकिन इन सब ने आके क्या एस्टेब्लिशमेंट की हेजेमनी को चैलेंज नहीं किया और उसकी कॉस्ट अदा नहीं की? अभी इमरान खान साहब ने अदा करनी है, लेकिन बाकी दो ने तो अदा की है ना जी। तो इसलिए ये ज्यादती ना करें। पहले उनके साथ मुकमुका करके इख्तिदार लें और उसके बाद खड़े होकर सीना तान के खड़े हो जाएं, हम जमहूरियत के चैंपियन। तो रास्ता और बताएं फिर। तो आप बता दें, जद्दोजहद करें ना, लड़ाई करें, जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें यार। तो स्ट्रगल करने वालों क्या स्ट्रगल? 50 की दिहाई में जो किया था, स्ट्रगल आज भी तो स्ट्रगल हो रही है ना। कितनी शानदार स्ट्रगल हो रही है। 50 की दिहाई में जो किया था, यार 50 की दिहाई में क्या हो गया था? को जहर दे के मार दिया था। फिर करते ना, आपने जाके मामला तय कर दिया वहां पर, मर जाना, इख्तिदार लेना था ना। जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे तोशाखाना में क्या चल रहा है। कल 3 अदालतों में तोशाखाना केस सुना जाएगा। इसके साथ साथ फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है और वो कल जारी किया जाएगा, इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम तोशाखाना केस की बात कर रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट में ये भी केस सुना जाएगा। इसके साथ साथ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो आज महफूज फैसला किया है वो भी सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज समाअत की है और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत की तरफ से तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील, दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त और हक़ दिफा की बहाली की दरख्वास्त और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला कल जारी किया जाएगा। सवाल हमारा यह है कि क्या ये फैसला उनके खिलाफ आने वाला है और आगे क्या तोशाखाना केस से दीगर सियासी रहनुमाओं को भी खतरात लाहक हैं, इस पर हम बात करते हैं। जी नसीर वागा साहब, देखिए, एक तरफ तो जो जस्टिस जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने सुपर स्पीड पकड़ी हुई है और वो जल्द सुपर भी छोटा वर्ड है। सुपर तो इससे मुझे ऊपर लफ्ज नहीं मिल रहा। सुपर से भी ऊपर। हाँ जी, वो सुपरसोनिक तरीके से चलते जा रहे हैं और उनका तो ये बस चल रहा है कि बस आज रात ही को 2-4 तारीखें रख के फटाफट हेयरिंग्स रख के ना तो मैं इसको ना ख़त्म कर दूँ। अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर हुई है, अब देखना यह है कि कल वहाँ जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या ये काबिल समाअत है या नहीं। और फिर दूसरा जो इनसे हक़ छीना गया है कि ये अपने को लोग पेश कर सकें, वहाँ पे अपने हक़ में कोई गवाह ला सकें। जी, हक़ दिफा के बारे में भी कल ही फैसला होगा कि क्या इनको हक़ दिफा मिलना है या नहीं। इसका मतलब ये है कि इस सारे जो केस जिसकी हेयरिंग हो रही है हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, इसका जो असल किस्मत है उसका फैसला कल होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि ये काबिल समाअत है कि नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है, अगर ये काबिल समाअत हो गया तो ये सब लोग याद रखें, फिर तोशाखाना के तमाम लोगों ने जो लिए हुए हैं ना यहाँ पे जो मुख्तलिफ तहाइफ
और लेकर फिर उनको बेचा है, जो भी किया, वो फिर सारे खुलेंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर ये काबिल समात हो गया तो फिर जाहिर है ये तो प्रेसिडेंट होगा, फिर ये कहेंगे कि जी फिर नवाज शरीफ का भी खोले, फिर आसिफ अली जरदारी का, इवन सदर पाकिस्तान जो मौजूद हैं, जो पीछे, फिर ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा कि दुनिया देखेगी और हर एक के ऊपर फिर केस होगा। फिर कहेंगे कि जी ठीक है, आप भी अपना हिसाब दें, हम भी हिसाब देते हैं, फिर कौन मुलजम बनता है, कौन मुदई बनता है। एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तोशा खाना वाला इशू कोई छोटा इशू नहीं है, वहां बहुत बड़े बड़े बस्ते, बहुत बड़े बड़े रजिस्टर पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं कि सुन के लोग हैरान हो जाएंगे। कुछ ऐसे नाम जिनके शायद हम नाम ले ही नहीं सकते, हमारे अंदर कुव्वत नहीं है, वो भी फिर सामने आएंगे। फिर देखेंगे कि कौन तोशा खाना के केस को ना काबिल समात करता है और काबिल समात करता है, तमाशा तो लगेगा फिर। ठीक है जी, रजी साहब क्या देख रहे हैं आप? देखिए आपने रिसर्च पूरी नहीं की, एक और भी क्रिमिनल केस इसके साथ है, उसका भी केस जो है आप अपने प्रोड्यूसर को कहें सही तरह से मेहनत किया करें, जिसके ऊपर जजमेंट रिजर्व हुई है, मैं उस पर रोशनी डालने लगा हूँ। वो है जज जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो हुमायूं साहब जो हैं, हुमायूं दिलावर साहब की जो जाली पोस्ट तैयार करके सोशल मीडिया पे पोस्ट उस पर भी उन्होंने कह दिया है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर तो इसके ऊपर आपने रिसर्च करवानी है तो आप फेसबुक से रब्ता करें, फेसबुक के पास डिलीटेड पोस्ट जो होती हैं उसका 90 दिन का रिकॉर्ड होता है, तो पता चल जाएगा कि पोस्ट डिलीट की गई है पास भी होता है। और कोई माहिर हो पाकिस्तान की हुकूमत का, FIA का वो रब्ता है। रजी साहब आप ये समझ रहे हैं कि जज साहब के खिलाफ FIA ये रिपोर्ट लेकर आएगी कि जी वाकई अपनी बारी थोड़ा दूसरी बात जो है ना, FIA से कैसे, भाई बात तो सुन लो ना। दूसरी बात जो है, कोई तूफान नहीं आएगा, ये तोशाखाना का केस है ही नहीं, ये इलेक्शन का केस है। मौसूफ ने तोशाखाना से होने वाली आमदन जो थी वो FBR के टैक्स रिटर्न में जाहिर की है, और जो उन्होंने फॉर्म भी फाइल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर वो जाहिर नहीं की, ये कंट्राडिक्शन नहीं की। उसमें सिर्फ भाई बात तो उसमें इतराज ये हुआ कि उसमें ये क्यों नहीं लिखा गया भाई कि ये तोशा खाना के तोहफे के पैसे हैं, बस ये फर्क है। भाई बात ये है कि वहां पे बयान की ये कंट्राडिक्शन है और अदालत में ये कंट्राडिक्शन चढ़ी हुई है। ये 62, 63A के बाद मामलात है, क्योंकि हमने लार्जर देन लाइफ सादक और अमीन बनाया था। ये सादक और अमीन वाला महल जो है ना वो गिरने लगा है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मामला। आपने कभी टैक्स रिटर्न दी है? जी मैं हमेशा देते हैं ना, तो वो कौन फिल करता है? किसी के ऊपर जो है ये महल नहीं गिरने लगा, ना किसी का खुलेगा, ना उन्होंने खुलन देना जे। तुसी जो मर्जी कह लो, आप जनरल चीमा का नाम ले ले, उन्हें अदालत नहीं बुलाया जाना। ठीक है जी, सलमान आबिद साहब। देखिए बात ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का एक इंटरव्यू मौजूद है, और चाहे तो रिकॉर्ड पे निकालें। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने और खाकान अब्बासी ने मरियम को बहुत समझाया कि ये बिला वजह तोशा खाना ना करें, हम सबके कपड़े नंगे हो जाएंगे, हमें सबके कपड़े उतारे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये मसला सिर्फ टैक्स रिटर्न का है, तो फिर चलाएं ना मुकदमा। क्यों? अब मरियम की मुंह से कभी आपने तोशा खाना की बात सुनी है? चुप है। अच्छा, कभी आपने बिलावल से दोबारा सुना है तोशा खाना? जरदारी के मुंह से सुना है? फजलुर रहमान के मुंह से सुना है? अगर ये मसला सिर्फ टैक्स रिटर्न का ही है तो फिर वो बोले ना, खुल के कहे ना, आइए तोशा खाना के ऊपर हम भी अपने आप को अकाउंटेबल करते हैं और ये भी करें। और मौसूफ खाकान अब्बासी तो बकायदा नसीम दरा के प्रोग्राम में कह चुके हैं ना कि मैंने भी घड़ियां बेची हैं, तो अब मसला वो जो फारूकी साहब ने कहा है, मसला ये है कि सियासी हमने एक बंदे को नाहिल करना है, गिरफ्तार करना है, इलेक्शन से निकालना है, करते रहे सियासत, कौन मानेगा? वोटर की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है इन सारे मामलों से? क्विकली खालिद फारूकी साहब आप भी अपनी राय बताएं। देखिए मसला फिर वही है, ये केस काबिल समात है या नहीं, इसका जो कोर्ट ने फैसला करना है। उससे पहले ये बात है कि क्या इमरान खान काबिल कबूल है या नहीं। ठीक है, काबिल कबूल असल बात यही है, तो फिर ये मामला रुक जाएगा। अगर वो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं रहे तो ये मामला फिर इमरान खान का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। कल के फैसले से बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है नाज़रीन, तमाम पैनलिस्ट की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीड दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।